अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिब इल्म एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। हुआ कुछ यूँ कि बिश्केक में मकामी अफराद का चंद रोज़ कबल मिस्री शहरियों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन मकामी लोगों ने बिश्केक में रहने वाले गैर मुल्की तलबा बशमूल पाकिस्तानियों पर हमला कर दिया। फिर खबरें ये आई कि बिश्केक में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के मुतअद्दिद हॉस्टल्स और पाकिस्तानियों समेत बैनुल अक़वामी तलबा की निजी रिहाइश गाहों पर हमले किए गए। पाकिस्तानी ख़ातीन तालिबात के हॉस्टल्स पर भी हमला किया गया और पाकिस्तानी तालिबा के इस हवाले से कुछ बयानात भी सामने आए। उन्होंने ये कहा कि हमारे हॉस्टल्स पर हमले करके तोड़ फोड़ की गई है। फिर एक खातून तालिबा ने यह भी बताया कि हमने हॉस्टल के वॉशरूम में जाकर पनाह ली और यहाँ पर ख़ातीन तलबा को हरासा किया जा रहा है। अब हुकूमत इस मामले पर मुतहर्रिक हो चुकी है। किर्गिस्तान के सफ़ीर को डिमाश करने का फ़ैसला भी किया गया है। फिर दफ्तर ख़ारिजा ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के मामले पर हंगामी इक़दामात भी शुरू कर दिए। क्राइसिस मैनेजमेंट सेल फ़ाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फ़ौरी वापसी का इंतज़ाम भी किया जाए। तो सवाल ये कि ये मामला एक तो यहाँ तक पहुँचा कैसे और फिर हुकूमत इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रही है इस वक्त या नहीं, इसी पर बात करेंगे। पहले इससे में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, इस तरह के हालात जब पैदा होते हैं तो सफारत खाना क्या कर सकता है और अब तक जो इक़दामात किए गए हैं पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से इत्मीनान बख्श हैं? सबसे पहले तो रामीन, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और वो तमाम वालिदैन और वो जो तमाम रिश्तेदार हैं उन बच्चों के, मेरे बेटों के, मेरे बेटियों के जो कि बिश्केक में हैं, किर्गिस्तान में हैं और पढ़ाई के सिलसिले में गए हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से हैं। हल्की फुल्की चोटें आई हैं, 4 को तो इलाज के बाद जो है वो फारिग कर दिया गया है। एक का पता लगा है और ये मुसद्दिका बात है कि उसके जबड़े में चोट लगी है। अच्छा। और वो अभी ज़ेरे इलाज है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा किसी किस्म की ऐसी खबर नहीं आई। असली जो चीज़ है वो ये है कि पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, सब खैर खैरियत है। अब देखना ये है कि ये मुल्क कौन सा है, इस मुल्क के जो इदारे हैं, जो इनकी इंटीरियर डिवीज़न है, जो इनकी होम मिनिस्ट्री है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की, HEC की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, प्राइम मिनिस्टर की, इनकी क्या जिम्मेदारी, और सबसे बढ़ के जो आपने सवाल किया है कि सिफारत खाने की क्या है, तो 2-3 ज़रा चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि ये जो भी हुआ है मामला, किस बच्चे ने किस बच्चे के साथ, उसमें मुल्क नहीं है कि जी ये जो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है ना मुख्तलिफ चैनल्स पे कि इजिप्ट है और मिस्र के स्टूडेंट्स थे और उसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का है और दुनिया भर में ये कैंपसेस में होता है कि जब कोई भी बात हो सकती है, वो पढ़ाई की बात हो सकती है, वो मुश्किल एग्जामिनेशन पेपर आ गया जी वहाँ पे, या हमें खाना नहीं मिला ठीक तरह से, या किसी ने किसी के साथ कोई ऐसी बात कर दी जो उसको बुरी लगी, तो इस तरह के मामला होते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ की हुकूमत की जी। ये उनके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए पाकिस्तानी, मिस्री या यूरोपियन ममालिक से आए हुए लोग या बाकी सेंट्रल एशियन यानी जो स्टेट्स हैं वहाँ से आए हुए बच्चे, वो सारे एक जैसे हैं, सब वीज़ा लेके आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर जो हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और उस सिलसिले में पाकिस्तान ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना था, एज वी स्पीक वो सारा कुछ तरतीब से हो चुका है। फॉरेन ऑफिस का ये होता है कि वो जो इधर के उनके सफ़ीर हैं या चार्ज d'affaires हैं उनको बुलाते हैं और उनको ये जो डिमार्च का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हो रहा है ना मुख्तलिफ चैनल्स पे कि पता नहीं उसकी वो क्या उन्होंने खिंचाई की है और कंप्लेन की है, ये बात नहीं होती। अच्छा। उसमें उनको बुलाया गया, उनके चार्ज d'affaires को बताया गया जी कि ये हमारे बच्चे हैं, इनका आपने ख्याल करना है और चूंकि आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है लिहाजा आपको हम ये बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं। ये एक रिक्वेस्ट है, इसमें को खुदा न खास्ता किसी यानी कोई कंप्लेन या कोई गुस्सा करना या कोई डांट टपट इसमें शामिल नहीं है। तीसरी बात, जो सिफारत खाना वहाँ पे हमारा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी ये जिम्मेदारी है। उसमें आपको बताऊंगा 2 तरह के सफ़ीर होते हैं। एक होते हैं कागजी सफ़ीर, वो ख़त लिख देते हैं, फ़ोन कर देते हैं और वापस रिपोर्ट कर देते हैं कि जी देखें जी हमने ये ख़त लिख दिया है, हम इंतज़ार कर रहे हैं फलाना फलाना, और टीवी पे ही देख के जो कुछ उनको नज़र आ रहा होता है वो लिख देते हैं। एक होते हैं मैदान के शेर सफ़ीर, हाँ। वो ये करते हैं कि बाकी बातें तो बाद में होंगी, कागजी कार्रवाइयाँ, पहले तो मैं जा रहा हूँ उधर जहाँ पे कि मेरे बच्चों का, मेरे जो पाकिस्तानी हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो मौका वारदात पे जाते हैं,
और इस सिलसिले में जो ये हमारे सफ़ीर साहब हैं, जैगम साहब, ये वहाँ पे मौके पे मौजूद, उन्होंने सारी ये चीज़ असर्टन की। वो यूनिवर्सिटी के जो आपके हैं वो जो यानी क्या कहते हैं उनकी जो प्रिंसिपल हैं या वाइस चांसलर हैं या जो फैकल्टी है, उनसे बात की, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, और फिर उसके बाद ये है कि दफ्तर खारजा में एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल उन्होंने मीटिंग की और उनको बताया कि जी हम अपने बच्चों की हिफाजत जो है वो करना चाहते हैं। उसके साथ उन्होंने एक वीडियो यानी पैगाम भी दिया है जो अब तक सबने सुन लिया होगा। 3-4 बातें इसमें बड़ी ज़रूरी हैं। ये मौका ऐसा होता है कि आदमी को बताया जाए, समझाया जाए कि जब आपके बच्चे बाहर जाते हैं या आप एज बहसियत पाकिस्तानी के बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है। और मुझे जो इतला मिली है उसमें यह है कि ये काम वहाँ पे जो रहने वाले बच्चे हैं उनमें से अक्सर ने नहीं किया हुआ। अच्छा, वो क्या होता है, कोई भी पाकिस्तानी जब दुनिया के किसी भी मुल्क में जाता है, स्टूडेंट्स जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, सबसे पहले आप अपनी एम्बेसी को बताते हैं कि मेरा नाम नजमुस साकिब है, मैं रौ खालिद हूँ, मैं साकिब बशीर हूँ, मैं रामीन सैयद हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, इतने दिनों के लिए आया हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि खुदा न खास्ता आपको कोई मसला पेश आए तो आपको एम्बेसी के जो है वो ये नंबर पता होते हैं और एम्बेसी को आपकी मौजूदगी का एहसास होता है। वरना आप इसी में टाइम ज़ाया कर देते हैं कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पूरी डिटेल बतानी पड़ती है। तो सबसे पहले तो वालिदैन से ये कहना है कि ना सिर्फ किर्गिस्तान में, दुनिया भर में कहीं भी आपके बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, उनसे कहिए कि एम्बेसी में जाके एम्बेसी को अपना बताएं कि हम यहाँ पे हैं, इस तरीके से है, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। दूसरी बात, खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है कि जान का खतरा है या जान के लाले पड़ गए हैं तो आपको ये भी बताना है कि सिफारत पाकिस्तान जो हमारा सिफारत खाना है वो ये है कि वो पाकिस्तान है। उसकी हुदूद में जब आप चले जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान में आ गए हैं, अब पाकिस्तान की आप जिम्मेदारी हैं। ठीक है। तो वो तो सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन चूंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो उन बच्चों के वालिदैन के लिए उनको ये कहना है कि वो अपने बच्चों से कहें, 2 बातें करें। एक तो ये है कि इसमें हिस्सा ना लें, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हिस्सा ना लें, पार्टी ना बने। दूसरा ये है कि आप अपनी एम्बेसी के साथ राब्ते में रहें और छोटे लेवल पे बात ना करें। ठीक है। हुआ ये है, मुझे रिपोर्ट मिली है कि जो नीचे वाले बेचारे हमारे क्लरिकल स्टाफ होता है ना, उनसे किसी ने बात किया और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी गलत किस्म की बात है। रिसोर्सेज की क्या बात है? आप सफीर पाकिस्तान से बात करें, जैगम उनका नाम है, हसन जी वो नंबर्स भी आ गए हैं। और उसके बाद वहाँ पे नंबर 2 है, उनका नाम है मरवान एलेक्स, ये वहाँ के नंबर 2 नायब सफीर हैं। सफीर से बात करें और आपको पूरा हक है। और अगर आप जा सकते हैं सिफारत खाने में तो अपना बना के ना, अपना पूरा ग्रुप बना के जाएं। अच्छा, उसमें इस वक्त की आखिरी बात, फॉरेन ऑफिस ने तो हेल्पलाइन कर दी है और आपको पता भी चल गया है, सिर्फ ये कि आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि इस मामले में आप ना आए क्योंकि उनकी पढ़ाई करनी है, उन्होंने भी डिग्री लेनी है। ऐसा ना हो कि उस रौले गोले में मेरे ये बच्चे वहाँ पे हैं, कोई हुकूमत ऐसा फैसला वहाँ की कर ले कि इनको वापस आना पड़े। हमने वापस नहीं आना, हमने इसको इसमें से आराम सुकून से पुरअमन तरीके से गुजरना है। और उसके लिए मैंने कुछ टिप्स जो हैं बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से बड़ी अच्छी टिप्स भी चली गई, इसलिए भी उनकी फैमिलीज़ के लिए भी। राव खालिद साहब, ये स्टूडेंट्स की मामूली झड़प का ही मामला है या फिर इसमें कहीं ना कहीं जीनोफोबिया का एलिमेंट भी पाया जाता है? क्या किर्गिस्तान के लोग रिजेंटमेंट रखते हैं फॉरेनर्स को लेकर? देखिए, इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी स्टडी थी, कोई 2012 या 2014 की स्टडी है, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे है उसके हवाले से। और अच्छा। वो उनका उस वक्त का कहना था कि ये बढ़ रहा है। और उसमें 2 केस स्टडीज़ उनके पास थी। एक 2005 में जो गवर्नमेंट चेंज हुई, वहाँ पे जो बड़े बलवे हुए, बहुत बड़ी राइट्स हुई वहाँ पे। फिर 2010 में हुई, हुकूमत चेंज हुई। 2010 में भी ये मसला बना था, मुझे अच्छी तरह याद है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ से काफ़ी हेल्प आउट किया था और उसमें भी कुछ हमारे लोग बच्चे वहाँ पे जो थे शहरी पाकिस्तानी, उनको भी जख्मी हुए थे। अच्छा। और ऐसे ही वो लड़ाई नहीं किसी और की थी और बीच में उनको भी हुआ। फिर इनका ताजिक के साथ बड़ा एक सीरियस कह ले कन्फ्लिक्ट है, एथनिक कन्फ्लिक्ट इनकी है। उनके साथ भी इनका कुछ ना कुछ लगा रहता है उस तरह से।
अच्छा। और तीसरी चीज़ जो मैं यानी एक मेंशन करना चाहूँगा, जी जी, पाकिस्तानियों के हवाले से मैं 96 में गया था वहाँ पे सदर फारूक लगारी के साथ, बिश्केक गए हम, फिर ओश गए। अच्छा। ओश अमीर तैमूर का घर है, ओश वैली जो है ना, वो अमीर तैमूर का घर है और वहाँ पे उनका बड़ा बेहतरीन है। मैं उसका बताता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो ने उसके लिए कुछ डोनेशंस भी दी थी और चीज़ें कुछ की थी। अच्छा। तो हम जब गए तो उस वक्त डिस्कशन हमारी हुई पाकिस्तानी फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वहाँ पे। तो पाकिस्तानी फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह जब मालूम की गई कि क्यों कैंसिल हुई है, यानी ख़त्म कर दिया उन्होंने कि नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ़्लाइट्स अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा। बड़ा अरसा चलती रही। तो पता ये चला पाकिस्तानीज़ को, बिजनेसमैन वगैरह ये जाते थे कारोबार करने के लिए वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट भी थी वहाँ पे पाकिस्तानियों की। अच्छा। लेकिन जो आम लोग जाते थे कारोबार करने की गरज से, छोटे कारोबारी या वैसे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो जाते थे तो उसमें से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि वहाँ उन लोगों ने जाके शादी की। अच्छा। और 2-4 साल रहे भी, उसके बाद अचानक गायब हो गए। तो वो एक जो हमारी एक मुतरजम भी थी, काफ़ी बड़ी उम्र की थी, उन्होंने हमें थोड़ा सा ये बताया कि ये इस तरह से हुआ है और उस वजह से फ़्लाइट ख़त्म हुई है। यहाँ पे लोग अच्छा फील नहीं करते इन चीज़ों के बारे में, और मुल्कों के हवाले से भी होगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उस वक्त लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, हमारे बड़ा हमारे ताल्लुकात जो हैं। हाँ जी, अब हाँ जी बिल्कुल, वो दूसरे लोगों को उसका उठाना पड़ता है, जो खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे बड़े तारीखी मरासिम हैं इस मुल्क के साथ, और ये है कि बेनज़ीर भुट्टो गई पहले, उन्होंने विज़िट किया ओश में। अमीर तैमूर ने एक पहाड़ी के ऊपर जाके, आप पैदल जब जाते हैं वहाँ पे तो बहुत मुश्किल होता है, अच्छा खासा सेहतमंद आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता आसानी से। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खैर पहुंची वहाँ पे, वो मुराकबा किया करते थे उसके ऊपर बैठ के। अच्छा। एक छोटा सा बना हुआ है वहाँ कमरा सा, जहाँ पे बैठ के वो जब वो जंग हारते थे या जीतते थे वॉटेवर, कुछ अरसे के लिए वो वहाँ तन्हाई में जाते थे और वहाँ बैठ के अपना सोच विचार, और जो 15 दिन 20 दिन के लिए अपना खाना ले जाए बैठते थे। अच्छा। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई वहाँ तक, बड़ी मुश्किल से पहुंची, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, तारीखी जगह है, तो इसके लिए चेयर लिफ्ट उन्होंने डोनेट की पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल है जब हम गए तो सब नहीं लगी थी, लेकिन उसके प्रोसेस शुरू हो चुका था, और वो चेयर लिफ्ट वहाँ पे वो लग रही है। तो हमें उस हवाले से जो एक ताल्लुक वास्ता है, नजम साकिब साहब ने जो प्रपोजल दी, उसमें एक जो मेरी प्रपोजल है वो ये है कि हम ट्रेडिशनली हम बहुत करीब हैं, फिर उधर इस्लाम के हवाले से बड़ा पाया जाता है, वो फॉलो करना चाहते हैं उसको, वो पुरानी जो उनकी रूस के साथ एसोसिएशन थी उससे वो हटना चाहते हैं, और वो बहुत, लेकिन वहाँ अनफॉर्चुनेटली वहाँ मौलवी को इस किस्म के हैं जो ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं। अच्छा। लेकिन हम उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक उस अपनी निस्बत को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर इतना बड़ा डायस्पोरा है हमारा, 10,000 या 12,000 स्टूडेंट्स है वहाँ पे। मेरा ख्याल है एक कम्युनिटी के तौर पे एक एसोसिएशन जिस तरह बना लेते हैं लोग, डेवलप करनी चाहिए, जो इंटरेक्शन है लोकल्स के साथ, वो एम्बेसी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ऐसी जगहों के ऊपर बहुत बड़ा स्टाफ नहीं होता, जो छोटी एम्बेसीज होती हैं, ये बहुत बड़ा स्टाफ अगरचे नहीं होता, लेकिन ये इस किस्म का रोल है जो वहाँ ऐसी एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है जिसमें लोकल्स का और पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वहाँ पे उनका इंटरेक्शन हो, आपस में ताल्लुक एक डेवलप हो प्रॉपरली आपस में। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, नेचुरली उससे फ़र्क पड़ेगा, ये रेगुलर इंटरेक्शन जब होगा। राइट। लेकिन ये इस किस्म के इंसिडेंट, ये बात दुरुस्त है नजम साहब की, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ये अमेरिका में भी हो जाते हैं, ये जहाँ पे दूसरी कौमें नहीं भी होती तब भी हो जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटी में झगड़े हो जाते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने झगड़े, बिल्कुल ऐसे, बहुत सीरियस किस्म की वायलेंस हो जाती थी। तो ये हो जाती है, तो उसमें अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है भी, तो आप अवॉइड करें। ये बहुत साहिब तजवीज़ है, और मेरा ख्याल है वालिदैन को अपने बच्चों को ये कन्वे करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब, क्या ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से? एक तो मसला शुरू कहाँ से हुआ, और फिर जिन लोगों ने इंस्टिगेट किया इस इंसिडेंट को, उनके खिलाफ किर्गिस्तान की हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है अभी तक? एक तो 13 मई को ये जो है वो मामला शुरू हुआ, जब वहाँ जो मुकामी जो तलबा थे वो एक हॉस्टल में गए, और वहाँ हॉस्टल में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में कुछ जो गैर मुल्की तलबा थे उन्होंने जो मुकामी तलबा को मारा, जिसकी कोई वीडियो भी बनी। 13 मई को ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आ गई, और सोशल मीडिया पे आने के बाद 2-3 दिन लगे वो वीडियो जो है वो मुकामी लोगों को और तलबा को उभारती रही
कि ये जो है वो गैर मुल्की तलबा जो है यहाँ पे आए हैं, और हो सकता है कुछ ग्रुप्स भी थे जो इस हवाले से काम कर रहे थे कि ये गैर मुल्की तलबा आए हैं, उन्होंने मारा है। तो फिर 17 मई को अचानक लोग जो है वो वहाँ पे जमा होना शुरू हुए। 13 मई का जो इंसिडेंट था उस पर जो पुलिस थी मुकामी, उसने 4 जो गैर मुल्की थे उनको हिरासत में भी लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की। फिर उसके बाद ये भी बताया जाता है कि उन जो गैर मुल्की हिरासत में थे उनसे माजरत भी उन्होंने की, मुकामी जो तलबा थे। अच्छा। पुलिस ने कोशिश की कि इस मामले को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन जब वीडियो जो है वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, तो 17 मई को ये जो इस किस्म की जो सिचुएशन है ये डेवलप होना शुरू हुई। इनिशियली पुलिस या वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो लोग थे वो बढ़ते गए, उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती गई, और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो हॉस्टल्स थे, जो उनकी वहाँ पे निजी जो रिहाइशें हैं, वहाँ पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया गैर मुल्की तलबा पर। लेकिन इसमें एक जो एलिमेंट था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, वो वहाँ पे भी और हमारे यहाँ पे भी, वो था एक फेक न्यूज़ का, कि वहाँ जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वज़रा हैं, उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ इतनी थी नहीं जितनी जो है वो बढ़ा चढ़ा के पहले जो है वो 13 मई की वीडियो आई, वो मामला हल हो चुका था, और उसके बाद 17 मई को उन लोगों ने अटैक किया। और अटैक होने के बाद हमारे यहाँ भी ये हुआ है कि मुख्तलिफ जो लोग थे, वहाँ के स्टूडेंट्स थे, वो जिसको जो है वो समझ आ रही थी वो बताया जा रहा था, वीडियोज आ रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि कितने जो वो मारे गए हैं। तो इस तरह जो एक पाकिस्तान की हुकूमत ने भी और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी जी वो तो बिल्कुल जी बिल्कुल कोई ऐसी जो है वो हलाकत तो है ही नहीं इस वक्त। सिर्फ एक ही, जैसे रजमा साकिब साहब ने बताया कि सिर्फ एक जख्मी है जो हॉस्पिटल में है, जो सफीर थे वहाँ पे भी गए भी हैं उनको जो वो चेक करने के लिए। तो ये जो वीडियो थी, जो फेक न्यूज़ थी, वहाँ की जो मुकामी जो गवर्नमेंट है उसने भी कहा है कि फेक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फैली है, बहुत ज़्यादा पैनिक हुई है। अब तकरीबन अभी थोड़ी देर पहले मैं, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जो मोफा के साथ वो राब्ते में है, सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी कम से कम कोई 7-8 स्टूडेंट्स से बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये खबर कहाँ से आई कि कोई हलाक हो गए हैं, ख़ासतौर पर कोई किसी को मार दिया गया है। तो एक ने कहा मैंने दूसरे से सुना है, दूसरे ने कहा मैंने तीसरे से सुना है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी, तो वो जो एक आप ये कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन, जो पता नहीं था, या लोग जो है वो छुपे हुए थे, हॉस्टल्स में छुप गए जब इस किस्म की सिचुएशन बनी, और जिसको जो फिर सुनाई दिया उसने अपने घर वालों को पाकिस्तान में बताया, और जो लोग जो है वो यहाँ पे फिर उन्होंने मीडिया से बात की, और ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ गई। लेकिन इस वक्त ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे हालात कंट्रोल में है, और पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। वहाँ की जो इंटीरियर डिवीजन है वो उस हवाले से तहकीकात कर रही है इस सारे मामले की, कि कैसे शुरू हुआ और किन लोगों ने जो है वो अटैक किए हैं जो फॉरेनर्स हैं वहाँ पे। अब बताया जा रहा है कि ये जो है वो सिचुएशन ठीक है, वहाँ के जो सरकारी ज़राए ये बताते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो घरों का कॉल करके ये कह रहे हैं कि नहीं, सूरत हाल जो है वो फिर ख़राब हो सकती है। चलें ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। शहबाज स्पीड के लिए बड़े मशहूर हैं। पंजाब में बतौर वज़ीर आला एडमिनिस्ट्रेशन और फुर्तियों के हवाले से जाने जाने वाले शहबाज शरीफ साहब वफाक में वज़ीर आज़म की हैसियत से कुछ बैक फुट पर नज़र आ रहे हैं। गंदम दरामद स्कैंडल के मसले पर कमेटी तो बन गई, मगर तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, और 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी है, जबकि वज़ीर आज़म ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। दूसरी तरफ मुआशी महाज की अगर बात कर ली जाए तो वो भी उतना संभलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। IMF ने पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा किया, फिर यह खदशा भी जाहिर किया है कि अगले माली साल कर्ज़ों पर सूद 9,787 यानी तकरीबन 10,000 अरब तक चला जाएगा। तो इसके अलावा IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने का भी मुतालबा किया, फिर FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की बातें की जा रही थी। तो कब वज़ीर आज़म साहब इसको टैकल कर पाएंगे? फिर तीसरी तरफ अदलिया और सियासतदानों के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन्स हैं, मगर वज़ीर आज़म का इसमें भी कोई एक्टिव रोल नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या वजह है कि शहबाज स्पीड से चलने वाली गाड़ी पहले 2 गियर से आगे ही नहीं निकल पा रही? राव खालिद साहब, शहबाज स्पीड की राह में आपको किस किस्म के स्पीड ब्रेकर्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त? जो आपने जितनी चीजें पॉइंट आउट की हैं, आप अगर गौर करें तो वो क्या है कि एक मसला आता है तो आप रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल। गंदम स्कैंडल आ गया, उस पर आपने रिएक्ट
किया और रिएक्ट भी पूरी तरह से नहीं किया, उस पर आप सोचे जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला, कोई मिट्टी पाओ टाइप गेम लग रही है अभी तक तो। दूसरा ये कि आपने किसानों जो उसकी वजह से तकलीफ में हैं, जो मुश्किलात हैं किसानों की, उसके हल करने के लिए भी कुछ नहीं किया। बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ये कह रही हैं, कल परसों कहीं खिताब कर रही थी, वो कह रही थी गंदम का तो मसला इतना है ही नहीं सीरियस, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यदि इस किस्म की अगर चीज़ें होंगी तो फिर आप कैसे मामलात को चला सकेंगे। इसी तरह से आप देखते हैं FBR आपको कुछ कहता है, फिर आप रिएक्ट करते हैं। पॉलिसी लेवल पे आपने कभी कोशिश नहीं की कि किस तरह से आपने उसको लेके चलना है। अगर FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, उस पर भी यानी बहुत सारी बातें केयर टेकर ने की। 2030 का एक मुआशी हवाले से प्लान भी दे गए आपको, प्राइवेटाइजेशन का प्लान भी दे गए हैं। फिर भी हम आगे बढ़ने में बहुत स्लो हैं, उसको उस तरह से नहीं बढ़ रहे जो हमें रिक्वायरमेंट है। फिर आपने छोटे ताजिरों की रजिस्ट्रेशन करनी थी, उस पर आप रिजल्ट देख लें, 25 लाख के करीब वो हैं और 67 या 76 कोई अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। अभी कोई बात भी चल रही है, रियल एस्टेट का टैक्स लगाना हो, ज़रूरी शोबे को टैक्स करना हो, इन्वेस्टमेंट का इशू जैसे सऊदी अरब वाला जो है उसमें भी कोई हमें उस तरह से पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। अभी फिर कहा जा रहा है कि शायद वो आज वज़ीर दाखिला गए थे सऊदी एम्बेसी, शायद कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट या उस तरह से मोहम्मद बिन सलमान की आमद के कोई लग रहा है, कोई इशारे कि शायद वो रीप्लान हो रहा है विजिट उनका। आज़ाद कश्मीर का हम देखते हैं, आज़ाद कश्मीर में होता है, रिएक्ट करते हैं। यदि पहले सोचना चाहिए बहुत सी चीज़ों के बारे में और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। राव खालिद साहब, ये जो गंदम के हवाले से ज़रा थोड़ी सी अगर स्पेसिफिकली बात कर ली जाए, गंदम स्कैंडल ज़ाहिर सामने आया, उस पर कमेटियाँ भी बन गई, मगर एक्शन होता नज़र नहीं आ रहा। तो ये विल का मसला है, सख्त नहीं है, क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है उसमें जो लोग मैंने बात की थी पहले भी कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व है ना, वो जिन्होंने ये सारा कुछ किया है वो बहुत तगड़े लोग हैं। ठीक है, तो उन पे हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई मेरे जैसा इन्वॉल्व होता अब तक पकड़ा भी जा चुका होता और जो मैंने नहीं किया था उसकी भी सजा भुगत चुका होता और मेरे सब कुछ बेच बिचा के इन्होंने फर्क कर देना था। ठीक है, तगड़े लोग हैं, उनको हाथ डालने के लिए बहुत सोचना समझना पड़ेगा और मेरा ख्याल है शायद ना ही डाल पाए। इसलिए मैंने कहा कि मिट्टी पाओ टाइप जो है ना वो एक स्कीम चल रही है और ये साल बाद 2-4 महीने बाद आपको पता नहीं चलेगा क्या स्कैंडल था ये। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है तो ये कि रिएक्शन के बजाय एक्शन क्यों नहीं होता नज़र आ रहा? और दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी को भी साथ में इसमें इंक्लूड करते हैं, वो आपको कैसी लग रही है शहबाज शरीफ के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए? देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना रिएक्शन का, ये आम इंसानों में तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी मैंने राव साहब की यानी कोई बात ऐसी कर दी तो उन्होंने रिएक्ट किया, या आपके घुटने पे अगर वो हथौड़ी मारी जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है। जो संजीदा हुकूमतें होती हैं, जिनको गवर्नेंस का पता होता है, वो रिएक्ट नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड करती हैं। और इसमें बहुत फर्क है। एक होता है रिएक्शन देना कि जी ये आ गए सारे किसान आपके और आपने रिएक्ट किया और वो फलाना। एक है रिस्पॉन्स देते हैं आप सिर्फ बातें नहीं करते कि जी गंदम खरीद लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये कर दिया है, वो कर दिया, फलां को फलां जगह भेज दिया है। आप रिस्पॉन्स देते हैं। ये तो हो गई आपकी बात। अब आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी को अगर एक लाइन में मैं बताऊं ना तो वो ये है कि किसी भी मुल्क की सियासी, मुआशी, मुआशरती और जुग्राफियाई जो सूरत हाल किसी एक ख़ास वक्त में है, उसी को रिफ्लेक्ट करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस किस्म के मसाइल का हम सारा दिन लगा देते हैं इसमें बताने में, उसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? बेसिकली क्या इस वक्त करना है? मेरे ख्याल में जब से आए हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अपनी इस हुकूमत में, पीडीएम की बात नहीं कर रहा, वो तो एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट थी, ये तो लग रहा है कि शायद 4 साल, 5 साल, 3 साल तो चलेगी। तो जहाँ पे इंटरनल पॉलिसीज़ की बात आती है, आप मुख्तलिफ चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं और एक दो जगह पे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये भी देखना है कि हमारे यानी दुनिया भर के ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात कैसे होंगे। ख़ास तौर पे ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस वक्त किस नहज पे हैं, कैसे चलेंगे। चीन के साथ आ जाके सीपैक की बात होती है, बात ख़त्म हो जाती है। रशिया की बात आती है, यूक्रेन की बात करके हम ख़त्म कर देते हैं। सेंट्रल एशिया में बात आती है, अफगानिस्तान की बात आती है, वहाँ पर हम महाजरीन की बात ख़त्म कर देते हैं, TTP की बात करके बात ख़त्म कर देते हैं।
उसके बाद इंडिया की बात आती है तो कश्मीर पे एक दो बयान दे के बात खत्म कर देते हैं। सोचने की बात यह है कि अफ्रीका और लातीनी अमेरिका वो तो शुरू से ही निगलेक्टेड थे, उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें भी कुछ हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। मेरे ख्याल में रामीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कौम से खिताब करना है। अच्छा, और अब वक्त आ गया है कि वो कौम से खिताब करें और उसमें वो अपनी जो पॉलिसी है, आपकी इंटरनल पॉलिसी, उसके बारे में बात करें और ख़ास तौर पे बताएं कि पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत की खारजा पॉलिसी क्या है, और उसमें ख़ास तौर पे जो की कंट्रीज जिनको हम कहते हैं उनके बारे में बात करें। जी। और फिर हमें बताएं कि SFC में ये जो SIFC आपकी है, वो जो वन विंडो आपने क्रिएट किया है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में जो इस वक्त सबसे बड़ा काम सुफरा को दिया जाता है, उसमें यह है कि जी आपने FDIs लेके आनी है, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि पूरे का पूरा आपकी जो डिप्लोमेसी है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो गई है, तो आपके पास इतने सफारत खाने हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उसके बारे में कोई रिपोर्ट हमें बताएं कि जी वहां पे क्या सूरत हाल है, यानी क्या हो क्या रहा है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में जरूरी ये है रामीन कि प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से खिताब करें और अपने जो इंटरनल पॉलिसीज है उनको भी बताएं, और अगर हो सके तो खारजा पॉलिसी के भी बेसिक कॉन्टूर्स जो हैं वो हम सबको बताएं। ठीक है नजमुल साकिब साहब, आपका पॉइंट आ गया, बड़े अहम पॉइंट्स आपने दिए। साकिब, आप कैसे रेट करेंगे शहबाज शरीफ साहब की अब तक की कारकर्दगी को? शहबाज शरीफ साहब ने शुरू में नोटिस लिया, फिर ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आज तकरीर भी की है, जब वहाँ पे लाहौर में बड़ी उन्होंने 2014 से बल्कि 90s से जब उनको हटाए जाने का जो मामला हुआ, तो तब से लेकर अब तक की पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई है। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो खामोश भी थे, पिछले काफ़ी टाइम खामोश रहे हैं। तो गंदम स्कैंडल के हवाले से उन्होंने खुसूसी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को लाहौर में बुलाया और उसके बाद नून लीग ने एक पूरा बयानिया बनाया कि गंदम स्कैंडल में जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और तकरीबन थर्सडे था या फ्राइडे था, ये बताया गया कि मंडे को आखिरी दिन है जब रिपोर्ट आएगी। ये बात है तकरीबन आज से 10-12 दिन पहले की, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट नहीं आ सकी। उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, तबसरे हुए, और जो वज़रा थे वो जितने जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे उनके जो लहजे थे, जो उनकी आवाज़ें थी, जो अल्फाज थे वो धीमे पड़ रहे थे। तो पिछले अगर 2-4 दिनों में हम देखें तो कहीं पे भी गंदम स्कैंडल पे बात होती नज़र नहीं आएगी। तो ये जो एक रवैया है कि जैसे गवर्नमेंट ये समझ रही है कि हालांकि उनका पहला टेस्ट केस था ये गंदम स्कैंडल, और वो डायरेक्टली हिट कर रहा था जो निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म और दीगर जो लोग थे उसमें पावरफुल लोग, यकीनी तौर पर उसमें इन्फ्लुएंशियल लोगों, तो वो पावरफुल लोगों को कहीं ना कहीं हिट कर भी सकता था। तो ऐसा एक तासुर बन रहा है। ये तासुर जो है मेरा ख्याल है शहबाज हुकूमत को ये खत्म करना चाहिए और इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए। ये पब्लिक नहीं भी करते तो कम से कम उनके हवाले से बताएं कि उनकी फाइंडिंग्स क्या है। ये एक तासुर बन रहा है कि आप पहले 2-3 माह में ही आपकी सिचुएशन ये है कि एक निगरान हुकूमत का जो निगरान हुकूमत में एक स्कैंडल जो बना, उस स्कैंडल से आप जो है वो इस तरह खामोश हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक पास। वेलकम बैक नाज़रीन। अली अमीन गंडापुर साहब ने केपी का महा संभाला हुआ है और फुल थ्रॉटल के साथ जारहाना किस्म के बयानात तवातुर से सामने आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को 15 दिन का वक्त दे दिया है, एक अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने वफाक को ये तंबीह भी कर दी है कि मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बैठें और मसाइल हल करें वरना गैर जिम्मेदार लफ्ज़ छोटा होगा। इसके अलावा उन्होंने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की धमकी भी दे दी, जिसके बाद चीफ पेस्को ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम करने और लोगों को रिलीफ देने की उन्हें यकीन दहानी कराई। फिर सूबे में लोड शेडिंग का एक नया स्केड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक हुआ और नया स्केड्यूल कुछ यूँ था कि 22 घंटों की लोड शेडिंग जहाँ हो रही थी उसको कम करके 18 घंटे कर दिया गया और 18 घंटों की लोड शेडिंग जहाँ हो रही थी उसको 14 घंटे कर दिया गया। नजमुल साकिब साहब, ये स्केड्यूल देखकर ही पता चलता है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला कितना बढ़ा हुआ है। तो गंडापुर साहब का डिमीनर तो चले अपनी जगह, वो जिस तरह बात करते हैं लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो तो हक की बात है।
देखिए रामीन, अगर आपके सियासी मसाइल हल नहीं हो रहे, अगर खान साहब जो हैं वो जेल में हैं मुसलसल और एक लामतनाही सिलसिला है जो कि चल रहा है, और अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपका मैंडेट चोरी हुआ, और अगर आपको किसी वजह से लगता है कि आपके कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं सूबे के जो कि वफाक नहीं हल कर रहा या कोई मसला है, तो कम से कम अपना लहजा और अपनी गुफ्तगू जो है उसको तो आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शेर है ना एक, कि फ़र्क पड़ता है सिर्फ लहजे से। क्या बात। फ़र्क पड़ता है सिर्फ लहजे से, बात अच्छी बुरी नहीं होती। मैं उसकी मिसाल दूंगा क्विकली, ताकि ये बड़ा ज़रूरी है समझना इस वक्त कि हम लोग एक बहैसियत कौम के जा किधर रहे हैं, हमारे लहजों को क्या हो गया है, हमारी गुफ्तगू में कंटेंट जो है वो किस तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं रामीन आपसे कहता हूँ यू, अब मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है तुम या आप, लेकिन कन्वे क्या हुआ है। उसके मुकाबले में मैं राव साहब से कहता हूँ राव साहब आप बड़े ख़राब आदमी हैं यार, क्या आपको बस छोड़ें जी। हाँ, मैंने राव साहब को खराब आदमी कहा है, लेकिन वो महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छे मैंने सिर्फ तुम कहा है और वो महसूस हुआ है। तो गंडापुर साहब से और जो वहाँ के गवर्नर साहब हैं हमारे कुंडी साहब, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आपकी ये गुफ्तगू जो है ये बच्चे सुन रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सुन रहे हैं, गांव में बरगद के नीचे बैठा हुआ वो बाबा सुन रहा है और वो सोच रहा है कि ये वो पाकिस्तान है जो मेरे कायद ने बना के दिया था हमें। कम से कम अपनी ज़बान और गुफ्तगू जो है उसको तो ठीक कर सकते हैं, सियासी मसाइल वगैरह वगैरह। और एक बात और बड़ी ज़रूरी है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, खामोशी ऐन इबादत भी होती है, इसकी तरफ भी देखें। और ये जहाँ तक आपका बिजली चोरी की आपने बात की है, देखिए अवाम पर बस चलता है, आपके अरबों रुपए के बिजली के बिल हैं जो मिलों के, फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बड़े लोगों ने, बिजनेसमैनों ने देने हैं, ताजरों ने। उनको क्या करते हैं, उनसे तो ले नहीं सकते, तो आ जाके हर साल, हर महीने, हर 6 महीने के बाद आप वो सारे का सारा खसारा पूरा करते हैं गरीब आदमियों से। तो गुजारिश इस वक्त की आखिरी बात, इस वक्त की आखिरी बात कि आप लोग जो फैसला करते हो जब बिजली के सारे बिलों का खसारा पूरा करना है और वो गरीब आदमी पे बोझ डालते हो, तो एक गुजारिश आपसे ये है कि जब फैसला करने लगें तो थोड़ी देर के लिए गरीब आदमी बन के सोचें। आपको कैसा लगेगा ये फैसला, आप यकीन कीजिए इसी में से कई किस्म की बेहतरियां जो हैं वो निकलेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। राव खालिद साहब, जब से गंडापुर साहब वज़ीर आला केपी बने हैं, उनके मुंह से ये इस तरह के अल्फाज ही सुनने को मिलते हैं, चढ़ दौड़ना, कब्जा कर लेना, छीन लेना, झपट लेना। एक तो ये कि ये डिमीनर क्यों इतना डिक्लाइन का शिकार है, स्पेशली पीटीआई के लोगों से ये बड़ी शिकायत रहती हैं कि जब भी वो बात करते हैं तो अब सिर्फ जो नए अब आने वाले लोग हैं जैसे गौहर साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं, वो थोड़ा फिर भी उनका लहजा थोड़ा तमीज़ वाला होता है या नरम लहजा होता है, मगर बाकी डिमीनर बड़ा क्या कह सकते हैं उसको, बदतमीज़ी कह लें, लैक ऑफ द राइट वर्ड। जी जी, एक तो शुक्रिया, राइट टाइम राइट मौके पे इंटरव्यू आपने किया। नजम साकिब साहब ने मिसाल देते हुए दिल की बात नहीं, मैंने कहा मैं रिकॉर्ड पे ले आऊँ, राव खालिद साहब अच्छे आदमी हैं। आपने उसको दुरुस्त जी जी। तो वही बेकार आपकी इंटरवेंशन बड़ी सही बर वक्त थी, वरना वो मिसाल आगे भी बढ़ सकती थी। तो दूसरी बात, कमिंग टू बैक टू द टॉपिक जी, वो ये है कि गंडापुर साहब का जो लहजा है वो वाकई सही फरमाया नजम साहब ने, वो लहजा यकीनन वो अंदाज़े बयां की बात है तो वो दुरुस्त नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एक इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको दे दूँ कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी 2013 में, उस वक़्त ये चोरी वोरी रोक नहीं सक रहे थे, बिल ले नहीं पा रहे थे मुख्तलिफ इलाकों से, तो उन्होंने उसका हल ये निकाला था कि जहाँ से बिलों की रिकवरी कम है वहाँ पे लोड शेडिंग बढ़ा दो, वहाँ बिजली कम दो। अच्छा। तो ये उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जब उस वक्त भी KP में PTI की गवर्नमेंट थी तो उनको सफ़र करना पड़ा, तो वो एक ट्रेडिशनली वो निशाना रहे हैं इस चीज़ का, बजाय इसके कि आप मामलात को बेहतर करें, बिलों की रिकवरी के लिए कोई बात करें, कोई मामलात को बिजली चोरी रोकने की बात करें, आप अपना एफिशिएंट करें पेस्को को वहाँ पे और उनकी मदद करें, जैसे अभी हो रही है। वज़ीर दाखिला ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है बिजली के जो चोरी का और रिकवरी का और जो बिलों की रिकवरी का इशू है उसके ऊपर, और जिस तरह से ओवर बिलिंग हुई है उसका जो है, इस तरह से ये उस वक्त भी किया जा सकता था।
लेकिन नहीं हुआ। अभी भी यही एग्जैक्टली उसी दोबारा PMLN की गवर्नमेंट है, जाहिर है PTI की गवर्नमेंट में तो ये इशू इतना ज़्यादा नहीं था। अब PMLN की गवर्नमेंट है, दोबारा से वही पॉलिसी मेरा ख्याल है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी है कि जहाँ से बिलों की रिकवरी कम है या चोरी ज़्यादा है उस वहाँ पे लोड शेडिंग बढ़ा दी जाए। तो यही एक इशू दोबारा से आया है और यकीनन गर्मियाँ आ रही हैं, उसमें तो बिल भी बहुत ज़्यादा हो गए और ऊपर से आप लोड शेडिंग शुरू कर दें, ये तो बहुत एक कह लें कि दो हादसा हो जाता है काम। तो इसमें बुनियादी बात यह है कि बैठ के मामला तय करने की ज़रूरत है, भले वो फेडरल गवर्नमेंट हो, भले CM KP हो, इनको आपस में बैठ के ये अच्छा, और राव खालिद साहब, गवर्नर और वजीर आला के दरमियान भी KP में बहुत गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। ये कल्चर भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है अगर एक जगह पर हुकूमत करनी है, आवाम की खिदमत के लिए हुकूमत करनी है। अच्छा, वो इसलिए चेंज नहीं होगा, उसमें मैं आपको बता दूं कि वो एक ही इलाके से हैं और सियासी मुखालिफ है, पॉलिटिकल राइवलरी उनकी दहाइयों की है, दहाइयों की है। तो वो डेरा इस्माइल खान की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान हो, कुंडी साहब हों और ये गंडापुर साहब हों, ये इनकी सियासी राइवलरी जो है एक जमात में आ जाए या किसी इत्तेहाद में आ जाए तो शायद कुछ थोड़ा सा सुकून हो, अदरवाइज तो ये आपस में इसी तरह ये लड़ते ही रहेंगे। अच्छा। आराम से नहीं बैठेंगे। अच्छा। तो मैं बात ये कर रहा था कि इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पेस्को या किसी और का मसला नहीं है, ये CM KP के लिए भी उतना ही कंसर्न है क्योंकि अवाम के मसाइल है ना। सही बात है। तो इसमें बढ़के लगा के गलत जुबान इस्तेमाल करके या इस किस्म की धमकियां लगा के ये मसला हल नहीं होगा। अगर तो आपको ये लगता है कि इस किस्म की बातें करके आप अपनी लीडरशिप को खुश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो भी खुश नहीं होगी, क्योंकि अगर आवाम नाराज होंगे तो फिर आपको अगले इलेक्शन में उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपना रवैया बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मसाइल रहते हैं, ये सूबों के दरमियान रहते हैं, फंड्स के मसाइल रहते हैं। बलूचिस्तान हमने देखा 50-60 साल से वो हमेशा उनका होता है कि हमें सही फंड नहीं मिले। इवन सिंध जो है, जो नए के NFC वार्ड नया आने के बाद 18वीं तरमीम के बाद भी अभी तक गिले शिकवे रहते हैं सूबों के। वैसे माजरत के साथ राव खालिद साहब, आपने लीडरशिप की बात की, लीडरशिप जो गंडापुर साहब की है ना लीडरशिप, वो भी इसी तरह की बातें किया करती थी कि इसके साथ नहीं बैठना, वो चोर है, वो डाकू है, AC उतरवा दूंगा। तो ये तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना। वो ऑब्वियसली देखिए, वो एक टाइम होता है, आप इलेक्शन में इस की बातें कर ले, वो सड़कों पे घसीटूंगा मैं उसको और उसका गिरेबान उल्टा लटका दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, ये सारा पेट फाड़ दूंगा, वो शहबाज शरीफ साहब भी करते थे इलेक्शन कैंपेन में या इस किस्म की सूरत हाल उसमें ठीक होते हैं। लेकिन ये नॉर्मल डिस्कोर्स जब होता है, गवर्नमेंट्स बन गई हैं, आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए और उसमें से आपको हल निकालना चाहिए मिलके सबको। भले वो मुस्लिम लीग नून अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए करे, भले KP गवर्नमेंट की डिमांड पे करे, लेकिन ये अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से ये चीज़ें तय होनी चाहिए और हो सकती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बिजली की रिकवरी और चोरी को रोकने के लिए अब फेडरल गवर्नमेंट का हाथ बटाएं, ना कि उनको धमकी लगा के आप अपनी रही सही जो बिजली है वो भी बंद करा लें। ठीक है साकिब, क्या मसाइल है बिजली के इस वक्त KP में? एक तो जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी जानिब से जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है और ख़ास तौर पर जो बिजली चोरी पर काबू पाने के हवाले से जो इक़दाम फेडरल गवर्नमेंट या वज़ीर दाखिला की जानिब से किए जा रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनमें बजाय इसके कि उन मामलात को उलझाने के सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और उनका फ़ायदा KP को भी होगा। इसमें जो फंड्स का मामला है या जो वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी की होती है या IG KP या इस किस्म की, वहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि जो मैंडेट है KP गवर्नमेंट का वो PTI या उनके पास है, उनका तो कम से कम ख्याल करना चाहिए मरकज़ी हुकूमत को। जिस तरह वो पंजाब को ट्रीट कर रहे हैं इसी तरह KP को भी ट्रीट करना चाहिए और वो उनका हक है। फंड्स के मामले में भी उनका हक है, लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तौर पे भी उसको तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। वो गवर्नर के ख़िलाफ़ हो, फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो या किसी और इदारे के ख़िलाफ़ हो, वो तो कोई जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। लेकिन एक एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 2018 से या 2013 में PTI की गवर्नमेंट रही है, 18 से 22 तक भी रही है,
पीटीआई को अब जो वोट मिला है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर वो उनको नहीं मिला, ये जो मतलब एक तयशुदा चीज़ है। वो एक बयानिया था, एक हमदर्दी का वोट आप कह सकते हैं, इसको आप जो भी नाम दें, लेकिन कारकर्दगी का वोट नहीं है। तो बयानिया की बुनियाद पर उनको वोट मिला है। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, पिछले दिनों ये भी पता चला है कि इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि जो आपकी मौलाना फजल रहमान जो है उनके साथ जो भी इख्तलाफात हैं हल्के की सतह पे, उन्होंने कहा है कि जो हल्के की सियासत से उससे बाहर निकल के आप वज़ीर आला की सियासत करें, कि आप अभी भी जो इसमें फैसल करीम कुंडी हैं वो गवर्नर बन गए हैं, आप वज़ीर आला हैं और आप एक दूसरे चढ़ाई किए हुए हैं, जैसे ही लग रहा है जैसे आप हल्के की सियासत कर रहे हैं। तो वो उन्होंने ये पैगाम भिजवाया है। लेकिन फिर भी एक बात आखिरी सिर्फ मैं करूंगा कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह एग्रेसिव बोलते हैं, ये बहरहाल जो तरीकाकार है ये इमरान खान साहब को पसंद होता है। शेर अफजल मरवत साहब भी वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि बहुत अग्रेसिव वो गुफ्तगू भी करते थे, जाते भी थे, बात भी करते थे और सारी जो है वो मीडिया टॉक भी करते थे। ये रेटरिक का ही सारा गेम है ना। अच्छा साकिब, साथ ही ज़रा ये भी बता दीजिए कि बिजली चोरी रोकने के लिए पेट्रोलिंग टीमें तश्कील देने की बात की है पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी ने, इसके हवाले से भी शॉर्टली बता दीजिए, इस पर हो रहा है काम और ये क्या इसके अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं? अभी इस पे काम शुरू हो चुका है। अदादो शबार तो सामने नहीं आए कि क्या है, लेकिन इस पे काम शुरू हो चुका है। लेकिन अब जो केपी गवर्नमेंट है, असल में उसका तावन बहुत ज़रूरी है। उसके तावन के बगैर चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगी। तो ऐसे लगता है कि शायद क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा उनको भी होगा, तो वो उसमें कोई बाहमी कोई चीज़ रास्ता जो है वो निकलेगा इसमें। ठीक है। नजमू साकिब साहब, क्या सवालात लेकर आए आप नाज़रीन के लिए? रामीन, एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। आज की जो खबर है, खान साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब दबंग आदमी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा। और आज ही के अखबार में हमने पढ़ा कि ख्वाजा आसिफ साहब इंसाफ के बारे में कहते हैं कि मर्जी का इंसाफ लेना बददियानती है। ज़रूरी सवाल ये है कि ये मर्जी का फैसला किस चिड़िया का नाम है? वेरी इंटरेस्टिंग। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पेट्रोल और गंदम की कीमतों में बड़ी कमी सामने आई है। कीमतें बढ़ती हैं तो उसके असरात हमें शाम से पहले ही नज़र आ जाते हैं। बड़ी ना कीमत पेट्रोल जी, शाम तक सारा उसका इम्प्लीमेंट हो जाता है। गैर ज़रूरी सवाल ये कि पेट्रोल की कीमत कम होती है तो उसके समरात आवाम तक हफ्ते गुजरने के बाद भी क्यों सामने नहीं आते? बड़ा अहम सवाल उठाया है नाज़रीन, सवाल के लिए छोड़ के जा रहे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।